So good evening everyone. Last lecture we have started discussion about बहुत simple topic from 11th state board, that is thermal properties of matter. और ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड हीट से रिलेट करेगी। अब हीट एंड हीट एंड टेम्परेचर से रिलेट करके कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, क्या क्या होता है, सब्सटेंस में क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी बातें अपन वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि हीट मतलब क्या होता है। तो हीट को अपन पहले ही 2 वर्ड्स में मतलब उसका डिस्कशन एनक्लोज किया था कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन सिर्फ ट्रांजिट में। जब ये बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होती है उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती है। यानी कि जब ये फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, तब जब तक वो ये फ्लो हो रही है तब तक हम उसको कंसीडर करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ये हीट बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद ये हीट कन्वर्ट होती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, फिर वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस से फर्क नहीं पड़ता है, हर एक मॉलिक्यूल जो दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, अटैच्ड है, उसको ओवरकम करके फ्री होने का ट्राई करता है। एंड इसी से रिलेटेड फिर हमने आगे डिस्कशन में देखा था कि टेम्परेचर को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब ये टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि इन जनरल हम बोलते हैं कि किसी बॉडी में अगर हीट ज्यादा हो गई तो वो बॉडी हॉट होती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। किसी बॉडी ने अगर हीट को लॉस कर दिया, मतलब उस बॉडी की हीट अगर कम हो गई, तो वो बॉडी क्या होती है, कूल होती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। लेकिन हर बार हम ये हॉट एंड कूल, कूल एंड हॉट, हॉट एंड कूल इस टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे टेम्परेचर बोल के एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी और उसको बोल दिया कि इट्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। बॉडी में कितनी हीट एनर्जी है वो मेजर नहीं कर रही है, वो रिलेटिव टर्म है कि सराउंडिंग के साथ कंपेयर करके कौन सी बॉडी कितनी अमाउंट में हॉट है, कौन सी बॉडी कितनी अमाउंट में कोल्ड है, ये एक्सप्लेन कर रही है। एंड ये टेम्परेचर को समझने के लिए हमने देखा था कि वहां पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी, जैसे कि लेंथ चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, प्रेशर चेंज होगा या फिर रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को अपन बेस पकड़ के किसी भी पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने रिलेशन देखा था T इक्वल्स टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100, एंड उसका यूज करके फिर हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के थर्मोमीटर्स बनाते हैं। तो थर्मोमीटर्स बनाने वाली जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको हमने थर्मोमेट्री बोला था। और हमने देखा कि जो भी टेम्परेचर की फिर थर्मोमीटर बन गया तो टेम्परेचर की स्केल्स बनती है। तो ये जो टेम्परेचर की स्केल्स होती है ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मतलब कंडीशन में वर्क करती है। जैसे कि वहां पे फिक्स है कि लोअर फिक्स पॉइंट होगा, अपर फिक्स पॉइंट होगा। लोअर फिक्स पॉइंट पे क्या होगा, वाटर का एक तो आइस में कन्वर्जन होगा या फिर आइस मेल्ट होगा, उस पॉइंट को अपन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोल रहे हैं। एंड दूसरा पॉइंट होगा जहां पे वाटर क्या होती है, बॉइल होती है। इस तरह से 2 कंडीशन डिसाइड करके हम स्केल बनाते थे। फिर डिग्री सेल्सियस स्केल क्या है, केल्विन स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या है ना। र्यूमर एंड रैंकिन का कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद में हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड विद कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज थर्मल एक्सपांशन। यानी कि वही बात जो हीट को इंट्रोड्यूस करते टाइम स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी कि किसी भी बॉडी में अगर हीट एनर्जी आ रही है तो उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है इस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, एंड उस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद वो सराउंडिंग के नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके सेपरेशन बढ़ाने का ट्राई करते हैं। एंड इस प्रोसेस में वहां पे सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का जो है एक्सपेंशन होता है। फिर ये एक्सपेंशन हमने 3 केस में देखा था, एक लीनियर एक्सपेंशन था, एक वॉल्यूम एक्सपेंशन था, एक एरिया का एक्सपेंशन था। फिर वहां पे अल्फा, बीटा, गामा जैसे कांस्टेंट हमें मिले थे और उनका रिलेशन भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर और टू रेज द टेम्परेचर। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तो अपन मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं तो कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर सीपीसीवी आ गया, उनके बिटवीन का रिलेशन आ गया, एंड उसी बीच हमने मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस जो है उसको भी डिस्कस किया था। एंड ये सारी हीट कैपेसिटी डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज लेटेंट हीट। मतलब जैसे कि क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस को हीट मिलने के बाद वो जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेशन बढ़ाने के लिए उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं और वो एक्सपांड होते हैं या फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन
एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में ये मॉलिक्यूलर सेपरेशन इतना बढ़ जाता है कि वहां पे जो स्टेट ऑफ द मैटर थी इनिशियली, वो मैटर उस स्टेट को चेंज कर देता है और वहां पे सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है। तो उस सॉलिड लिक्विड के कन्वर्जन के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हमने बोला था एज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सॉलिड्स जिनको लिक्विड में कन्वर्ट होना है उसको अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे थे। उसी तरह से अगर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होना है तो वहां पे क्या होता है, जो लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये सारी बातें इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हमने हीटिंग कर्व देखा था एंड उसी से रिलेटेड कैलोरीमेट्री के बारे में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है जब कोई भी सब्सटेंसेस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस से कन्वर्जन उसका हो रहा है तो वो क्या करता है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मतलब वहां पे जो टेम्परेचर में आने वाले वेरिएशन से डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होते हैं। जैसे आइस का एग्जांपल मैंने लेके आपको एक्सप्लेन किया था कि आइस अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो इनिशियली बस उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर बाद में 0 डिग्री सेल्सियस का आइस आ गया, देन उसके बाद जो है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, उसके बियॉन्ड कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन वहां पे नहीं आएगा। वही केस में फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, उसके बियॉन्ड उसका जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक, उसके बाद फिर से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जो हीट कन्वर्ट मतलब सप्लाई कर रहे हैं हम वो गेन करके लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में करेगा। एक बार वेपर बन गए फिर हीट सप्लाई करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक बचा है जिसमें हमें डिस्कशन करना है अबाउट हीट ट्रांसफर। हमें डिस्कशन करना है अबाउट हीट ट्रांसफर। अब ये हीट ट्रांसफर मतलब क्या होता है, टॉपिक की स्टार्ट में अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हीट होती है ऑलवेज फ्लो होती है, फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट जो है ऑलवेज फ्लो होती है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। मतलब ये हीट का रूल ही है, नेचर का ही रूल है। व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस फ्लो विल ऑकर। जैसे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जब भी हम कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कनेक्ट करेंगे तो उस कंडक्टर की सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। उसी तरह से अगर हम हीट का यानी फ्लो, हीट का फ्लो अगर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो वहां पे हमें टेम्परेचर का डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट का जो फ्लो है वहां पे ऑकर होगा। तो जो मैटर में फ्लो होने वाला हीट का पार्ट है वो बेसिकली 3 वे से फ्लो होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर कैन ऑकर इन 3 वेज, जिसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज कंडक्शन, दूसरा आता है दैट इज कॉन्वेक्शन एंड तीसरा आता है दैट इज रेडिएशन। तो हर एक मैटर से जो भी हीट फ्लो होती है वो फ्लो होती है इन 3 वेज से, एक कंडक्शन, दूसरा कॉन्वेक्शन एंड तीसरा रेडिएशन। तो अभी वन बाय वन हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले आता है हीट फ्लो बाय कंडक्शन, हीट का होने वाला फ्लो बाय कंडक्शन। अब ये कंडक्शन से हीट फ्लो होगी मतलब क्या होगा, इसके लिए बेसिक रिस्पॉन्सिबल जो है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन रहेगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन रहेगा। एंड इस मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से हीट का अगर फ्लो ऑकर हो रहा है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए हीट फ्लो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यानी कि कैसे, एकदम सिंपल एग्जांपल है। देखो हमने क्या किया है, कोई भी एक आयन का या फिर मेटल का रॉड है और इसको हम इस एंड से हाथ में पकड़ रहे हैं एंड इसका जो दूसरा एंड है इनिशियली नॉर्मल टेम्परेचर पे था, फिर हमने उसको गैस बर्नर पे रखा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बर्नर को ऑन करके इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि अगर मैंने इस रॉड को हाथ में पकड़ लिया तो जैसे बर्नर ऑन होगा वैसे लगे अपन को करंट की जैसे झटका चटका नहीं लगेगा, है ना। थोड़ी देर पकड़ेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, हमें लगेगा कि नॉर्मली रॉड है। फिर अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और देर पकड़ के रहेंगे तो धीरे धीरे हमें लगेगा कि अरे इस एंड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है एंड कुछ देर बाद सडनली हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। यानी इस एंड से इस एंड तक हीट का फ्लो हो गया। लेकिन ये हीट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो एकदम बेसिक मैकेनिज्म है जो अपन टॉपिक के स्टार्ट से डिस्कस कर रहे थे। हम यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी हीट इस एंड के ऊपर जितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, गेन कर लेंगे।
एंड एक बार इन्होंने इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, गेन कर लिया, फिर मॉलिक्यूल का माइंडसेट हमें मालूम ही है, एक बार उनको एनर्जी मिल गई, उनको एनर्जी को गेन करना है एंड उड़ा मारना है, एक्साइट होना है, जंप करना है, इधर उधर भागना है। एंड इस मोशन की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है एनर्जी गेन करने के बाद मोशन में सेट होते हैं एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट मोशन वो इस नेबरिंग के मॉलिक्यूल के साथ जाके कोलाइड होते हैं। और इस कोलिजन की प्रोसेस में क्या होता है, इनको रुकना पड़ता है, मतलब फिर से वही कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो उस काइनेटिक एनर्जी को हीट के फॉर्म में छोड़ देंगे, लिबरेट करेंगे, वही हीट एनर्जी नेबरिंग के मॉलिक्यूल गेन करेंगे। अब इनको गेन एनर्जी मिल गई, फिर ये क्या करेंगे, अब ये फिर से शांत बैठने वाले नहीं है, ये वही पार्ट करेंगे जो पहले वाले मॉलिक्यूल कर रहे थे, एनर्जी लेंगे, एक्साइट होंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, सराउंडिंग के नेबरिंग के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होंगे, फिर से कोलिजन में वही पार्ट होगा, इनकी एनर्जी इनको मिलेगी, फिर ये जाके कोलाइड होंगे, फिर नेबरिंग मॉलिक्यूल को देंगे एंड इस तरह से ये मॉलिक्यूलर कोलिजन से ये जो हीट है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होने का पार्ट शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर कोलिजन इन्वॉल्व है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट ओनली हीट फ्लो ऑकर्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लेकिन ये स्टार्ट की प्रोसेस होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक कंडीशन ऑकर होती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए स्टडी स्टेट। अब ये स्टडी स्टेट मतलब क्या होता है, देखो कि इनिशियली इस मॉलिक्यूल को कुछ भी नहीं था, इन्होंने एनर्जी को कभी देखा ही नहीं था, तो जैसे एनर्जी मिल गई वो उसको इधर के फॉर्म में, उधर के फॉर्म में, मतलब वेरियस फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बस नेबरिंग मॉलिक्यूल को देते हैं। लेकिन ये पार्ट रिपीट होने के बाद वो भी बोर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एनर्जी आ गई कोई रिएक्शन नहीं देते, इस हाथ से एनर्जी को पकड़ते इस हाथ में दे देते और इस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, खुद कुछ भी एनर्जी को यूटिलाइज किए बिना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी एनर्जी अपन एक मॉलिक्यूल को दे रहे हैं उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल नेबरिंग के मॉलिक्यूल को पास कर रहा है, यानी यहाँ पे जो हीट फ्लो होने वाली है उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा एंड उसी कंडीशन को अपन कंसीडर करते हैं एज ए स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में जो हीट फ्लो होने का रेट है वो हर एक मॉलिक्यूल के या फिर कंडक्टर के सरफेस के क्रॉस सेक्शन को वो कांस्टेंट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली जो हीट है वो फ्लो होती है फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड। है क्लियर? यस सर। अब बेसिकली कंडीशन क्या होती है, देखो इन जनरल हमें मालूम है कि दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दोज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हीट कंडक्ट करने के लिए कंडक्शन की प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसेप्ट मतलब क्या है उसको हम आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। कि बेसिकली जो भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग में होते हैं हम उसको तीन पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, दैट इज कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सॉरी, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, और वो डिफरेंशिएट करते हैं हम बेस्ड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री मतलब मोकाट है, उनका कुछ काम ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन मैटर के सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है वो हीट के भी गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट हीट को इस एंड से उस एंड तक लेके जाते हैं। इसलिए हम हीट फ्लो बाय कंडक्शन की ये जो प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ थोड़ा कनेक्ट करने वाले, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे हेल्प करेगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हीट फ्लो होती है थ्रू द कंडक्टर उसका जो रेट होता है इसको अपन बोलेंगे dq by dt, और dq by dt का मतलब होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है यानी dq by dt है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बेसिकली अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि हीट कितनी तेजी से, कितनी फास्ट फ्लो होने वाली है, ये डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। उसी तरह से ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर का डिफरेंस, एज वेल एज ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द 1/L, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये तीनों इक्वेशन को अपन अगर कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो dq by dt है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर, ये बनता है प्रोपोर्शनल टू a into delta t upon L।
तो ये रिलेशन हमें हीट फ्लो बाय कंडक्शन से जो भी हीट फ्लो होने का रेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, हमें उसको रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है के, एंड इस के को बोला जाता है एज ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने यूज किया है के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर उसको सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो तो बोर्ड पे जो पार्ट है एक बार लिख लो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो इस तरह से जो है हम हीट फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन दैट इज dq बाय dt इज इक्वल्स टू k इंटू a इंटू, देखो dq बाय dt इज इक्वल्स टू होता है k इंटू a इंटू डेल्टा t अपॉन l। अब हर एक टर्म की मीनिंग मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें अगर कंपेयर करना है तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी इसी तरह की एक टर्म आती है, बस वहां पे Q का मतलब चार्ज होता है एंड इस dq बाई dt को हम बोलते हैं एज ए इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है और उसके फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिसिटी में हम इक्वेशन लिखते हैं कि V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, ये ओहम्स लॉ है। उसी तरह से अगर मैं इस dq बाई dt को अगर I बोलूंगा और इस I का मतलब हो जाएगा फिर हीट करंट, और उस केस में जो डेल्टा T है उसको तो हमने पहली टेम्परेचर का डिफरेंस बोला है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर अपन करंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये dq बाई dt ये बनेगा I इज इक्वल्स टू के ए अपॉन यल। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये डेल्टा टी जो है ये बनेगा V। मतलब दोनों का काम सेम है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वहां पे हीट करंट फ्लो होता है, इतना ही डिफरेंस है। अब अगर इनको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, जैसे V इक्वल्स टू आई आर होता है उस तरह से, तो ये डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बनेगा यल अपॉन के ए इंटू dq बाय dt। अब ये बन गया V, ये बन गया R, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है इट विल रिप्रेजेंट द R। R का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है रेजिस्टेंस, यहां पे हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सा? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस है तो हम उसको R से या फिर RH से भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय L अपॉन के ए, L अपॉन के ए। एंड यहाँ पे भी आपने सेम रिलेशन देखा है कि जो R इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन I, उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हीट का जो कंडक्शन है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के साथ कंपेयर कर लिया, जहां पे हमें करंट से रिलेटेड मिला हीट करंट, पोटेंशियल के डिफरेंस से रिलेटेड मिला टेम्परेचर का डिफरेंस, एंड जो रेजिस्टेंस होता है इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे टर्म मिल गई, दैट विल बी द थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसको अपन वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारी जो कंडीशंस है हमारे सिलेबस के लिए नहीं दी है तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हीट फ्लो बाय कंडक्शन से रिलेटेड आपको और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? बेसिकली हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पढ़ा नहीं है, हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब? पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। उसी तरह से ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस,
ये जो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस है इसको अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो हमने कंडक्टर ड्रॉ किया था उस कंडक्टर पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर T2 है, तो जैसे जैसे हम इस एंड से इस एंड पे बढ़ेंगे, ये हॉट एंड है, ये कूल एंड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जो टेम्परेचर का कम होने का रेट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें मिलता है माइनस ऑफ dt/dx। और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट निगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डिस्टेंस के साथ, जो टेम्परेचर है वो डिस्टेंस के साथ कम होने वाला है, यानी डिक्रीज होने वाला है। तो नाउ टेल मी SI यूनिट फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए SI यूनिट बोलो, कम ऑन फास्ट। अरे टेम्परेचर है मतलब डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट लेंथ है मतलब मीटर, तो SI यूनिट क्या होगा इसका, डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट हीट फ्लो बाय कंडक्शन। हमें हीट फ्लो बाय कंडक्शन से रिलेटेड बस इतनी बातों का डिस्कशन करना है। बाकी यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में एक एडिशनल पार्ट दिया है कि हीट फ्लो बाय कंडक्शन के एप्लीकेशंस, वो सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, आपको उसको एक बार रीड करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं कि जो कुकिंग के यूटेंसिल होते हैं वो यूटेंसिल बनते कैसे, फिर नीचे कॉपर क्यों, ऊपर एल्यूमिनियम क्यों, जहाँ पे हैंडल आता है वहां पे वुड का पार्ट क्यों। तो ये तीनों मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी वो डिफर करती है। जैसे कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या करता है, और स्टेनलेस स्टील है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है, वुड है उसकी डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर का पार्ट जो है बर्नर से जो मिलने वाली हीट है गैस के, वो तुरंत क्या करता है, एल्यूमिनियम को ट्रांसफर कर देता है। और एल्यूमिनियम क्या करता है, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से जो हीट फ्लो कर रहा है वो कम करता है, इसलिए पूरी हीट वो पकड़ के रखता है, इसलिए पूरी अमाउंट ऑफ हीट जो है हम कुकिंग के लिए जो भी उसके अंदर डालने वाले उसको मिलती है। इस तरह के बेसिक बेसिक एग्जांपल एप्लीकेशंस आपको दिए, बस थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ खास यूज नहीं उसका, एक बार उसको रीड करके खत्म करो। तो यहाँ पे हीट फ्लो बाय कंडक्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वे आता है हीट फ्लो का और हीट ट्रांसफर का, दैट इज कंडक्शन के बाद में कॉन्वेक्शन। और ये कॉन्वेक्शन की बेसिक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ये इन्वॉल्व होता है। अब माइग्रेशन का मतलब क्या होगा, माइग्रेशन का मतलब होगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल करना, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे हीट फ्लो हो रही है एंड इस हीट फ्लो को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर मॉलिक्यूल या फिर एटम, इनकी मोशन है, इनका माइग्रेशन है, तो उस टाइप के हीट फ्लो को अपन बोलते हैं एज ए हीट फ्लो बाय कॉन्वेक्शन। यानी कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल अभी मुझे थोड़ा गर्म हो रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एक फैन है उसका स्विच ऑन करने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे मैं फैन का स्विच ऑन करूंगा तो थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट कूल फील होगा। ऐसे क्यों होगा, ऐसे नहीं कि फैन को शुरू करने के बाद फैन को मुझे पकड़ के रखना है ना, फैन वहां पे घूम रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि फैन मूव होने के बाद इस रूम में जो भी एयर है, एयर के जो भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो घूमते घूमते मेरे बॉडी के पास आ रहे हैं। बॉडी के पास आने के बाद बॉडी की जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से यहाँ से निकल के जा रहे हैं और कहीं पे उस हीट को छोड़ के आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनका माइग्रेशन हो रहा है। तो इस तरह के माइग्रेशन से अगर हीट फ्लो हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्शन। अब ये कॉन्वेक्शन से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला, न्यूमेरिकल डेटा हमें नहीं डिस्कस करना है। यहाँ पे एक फोर्स कॉन्वेक्शन होता है, कोई नेचुरल कॉन्वेक्शन होता है। नेचुरल कॉन्वेक्शन मतलब जो नेचुरली हो रहा है, फोर्स कन्वेक्शन मतलब जिसको अपन मोटर का यूज करके, है ना, उसको फोर्सफुली अपन कर रहे हैं, तो वो बनेगा फोर्स कन्वेक्शन, मतलब आर्टिफिशियली अपन कर रहे हैं। तो हीट फ्लो बाय कंडक्शन की तरह ये हीट फ्लो बाय कन्वेक्शन की भी एप्लीकेशंस बस कुछ खास नहीं है, ऐसी थ्योरेटिकल एग्जांपल दिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी शोर पे, समुद्र के किनारे पे होता क्या है कि वाटर जो है वो धीरे धीरे हीट होती है, एंड वहां पे जो सैंड है वो एकदम स्लो स्लो हीट होती है। तो वहां पे हीट का थोड़ा सा एक्सचेंज करने के लिए जो क्या बोलेंगे हम उसको, जो ब्रीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ना, हवा का झोंका आता है तो वहां पे हीट का थोड़ा सा एक्सचेंज होता है। ये सारे एग्जांपल्स एप्लीकेशन है। या फिर हम क्लासरूम का एग्जांपल दिया, मूवी के थिएटर में बैठ गए, ऊपर एसी होती है, फिर भी हम सीट पे बैठने के बाद हमें कूल फील होता है। उसका रीजन ही वही है कि
वहां पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं, हीट लेके वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हीट फ्लो बाय कॉन्वेक्शन। एंड इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज हीट फ्लो बाय रेडिएशन। हीट फ्लो बाय रेडिएशन। अब ये हीट फ्लो बाय रेडिएशन के बारे में अगर बोलना है तो इसको बोला जाता है कि इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे फास्ट एंड सबसे ज्यादा बॉडी का जो हीट लॉस होता है उसका रीजन ही ये रेडिएशन है। अब ये रेडिएशन से हीट लॉस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हमने एक रूम बनाई, उस रूम में हमने वैक्यूम रखा है, वैक्यूम में मतलब एयर नहीं है, मतलब माइग्रेट होने वाले कोई मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। उसमें हमने क्या किया है कि दो बॉडी रखी है, एक बॉडी एकदम हॉट है, एक बॉडी एकदम कूल है, कोल्ड है, और दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से टाई करके रखा है, दोनों के बिटवीन सेपरेशन। अगर हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं होगा, मतलब हीट फ्लो बाय कंडक्शन वहां पे नहीं होने वाला है। अगर वहां पे वैक्यूम है, मतलब गैस छोड़ो कोई भी मॉलिक्यूल फ्लो होने के लिए, माइग्रेट होने के लिए नहीं है, इसका मतलब माइग्रेशन से होने वाला जो हीट लॉस है वो भी वहां पे नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब दोनों बॉडी में हीट का एक्सचेंज होगा। एंड इस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो वो होंगे ये रेडिएशन। इनको अपन थर्मल रेडिएशन ऐसे भी बोलते हैं, जिनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है और ये मीडियम में से ट्रैवल करते हैं विथ वेरी हाई स्पीड, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बेसिकली ये रेडिएशन से रिलेटेड जो है बहुत सारा मतलब डेटा होता है, लेकिन हमें इस टॉपिक में जो है ज्यादा कुछ डिटेल में बातें डिस्कस नहीं करनी है। तो ये रेडिएशन से रिलेटेड हम बस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर of the body is directly proportional, rate of flow of temperature of the body is directly proportional to the excess temperature, excess temperature of the body over the surrounding, over the surrounding। एंड यहाँ पे एक कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड दैट एक्सेस इज स्मॉल। जो एक्सेस है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस वहां पे नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो भी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, यानी dt बाई dt है, ये कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, स्मॉल टी मतलब टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो कम होने वाला टेम्परेचर है, कम हो रहा है इसलिए ये निगेटिव साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t माइनस T0। यहाँ पे t का मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, T का मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड T नॉट का मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर। एंड ये T माइनस T0 जो है इसको हम बोलेंगे एज ए एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। तो उससे रिलेटेड हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज माइनस ऑफ dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0। फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, हमें उसको रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा माइनस ऑफ dt बाय स्मॉल t इज इक्वल्स टू c इन ब्रैकेट t माइनस T नॉट। एंड यहाँ पे c को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये टॉपिक हमें 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दिया है, जो सीईटी के लिए है एप्लीकेबल। इसका सिलेबस इतना ही है। तो जो बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की है वो इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कल के लेक्चर का जो कंटेंट था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा हमें मालूम नहीं है, तो साइमल्टेनियसली आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको विद इन 20 मिनट्स मैं ग्रुप के ऊपर वर्कशीट सेंड कर रहा हूं, एंड अगेन टेस्ट विल बी देयर बेस्ड ऑन सेम पार्ट, ओके। सो थोड़ा ही कंटेंट बाकी था इसलिए रुकते यहाँ पे। कल हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज थोड़ा इंपॉर्टेंट,